साथियों, आज हम नामवर सिंह को लेकर के कुछ चर्चा करना चाहेंगे। नामवर सिंह साहित्य जगत में पहचाने जाने वाले ऐसे नाम रहे हैं जिनको पहचान की जरूरत नहीं रही। मैं यहाँ पर उनके हिंदी का आदमी होने को लेकर के उनके व्यक्तित्व पर चंद बातें करना चाहूंगा। आप आलोचक के रूप में पहचाने गए, एक सदे हुए बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षक की भूमिका में रहे। आपने पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, इसलिए आप संपादक के रूप में जाने गए। एक बेजोड़ वक्ता के रूप में आपने पूरा जीवन गुजारा। इस तरह से आप एक का रूप एक नहीं था। आपको सुनने वाले एक अच्छे वक्ता के रूप में जानते हैं। पत्र पत्रिका पढ़ने वाले अच्छे संपादक के रूप में जानते हैं। जैसे आलोचना पत्रिका को लंबे समय तक आपने संपादन किया। विश्वविद्यालय, चार चार विश्वविद्यालय में आपने विद्यार्थियों का अध्यापन करवाया। उससे आप एक बेहतरीन आदर्श और कर्मठ शिक्षक के रूप में सामने आते हैं। इन तीनों चीजों में मिल करके अगर हम देखें, जोड़ करके, तो पता चलेगा कि हर चीज में, तीनों रूपों में एक आलोचक दिखाई देता है। और इन चारों चीजों में मिल करके एक व्यक्तित्व जो बनता है, जिसे नामवर सिंह कहते हैं। किस घड़ी में आपका नाम रखा गया होगा? यूं कहते हैं, ऊंची दुकान फीके पकवान। दुकान अगर ऊंची भी बना ली, जरूरी नहीं कि उसमें पकवान भी उसी किस्म के हो। आपका नाम जिस तरह से लिया जाता है, रखा गया, वाकई में आप नामवर होकर के रहे। ये कुछ बीए एमए करने वाले या साहित्य के पठन पाठन करने वाले बखूबी जानते हैं कि नामवर सिंह एक शख्सियत के रूप में, एक व्यक्तित्व के रूप में उभर करके सामने आते हैं। इन सारी चीजों को जब देखते हैं तो पता चलता है कि हिंदी का आदमी होना कितना मुश्किल होता है। नामवर सिंह हिंदी के नाम पर यह मुकाम हासिल करते हैं जिस पर हम इन्हें देख रहे हैं। हिंदी साहित्य के मर्म तक पहुंचते हैं, विद्यार्थियों को पहुंचाते हैं। और जो अब तक नहीं हुआ वो करते हैं, क्योंकि वाचिक परंपरा जिसे कहते हैं, यानी हिंदी पढ़ने पढ़ाने वाले, स्कूल कॉलेज में हिंदी पढ़ाने वाले हजारों की तादाद में भारत में है। लेकिन ऐसा होता यह है कि वो ये कहते हैं खुद कि मैं हिंदी पढ़ाता हूं, हिंदी का आदमी हूं। लेकिन वाकई में हिंदी का आदमी होने के लिए कितना क्या करना पड़ता है, तो आप देखने से लगता है कि कोई देहाती व्यक्ति दिल्ली, यानी देश की राजधानी में, वो मुकाम हासिल करते हैं कि पता चलता है कि साहित्य जगत में भूचाल आ जाता है, जलजल आ जाता है। जिधर देखो उधर आप ही का नाम लिया जाता है। जब आप न केवल परिसर में बंद करके रहते हैं, बल्कि जहां से भी बुलावा आता है, देश के सभी प्रदेशों से, आपके एक वीडियो से पता चला कि आप अमेरिका को छोड़ करके यूरोप के सभी देशों में गए। विश्व के कोने कोने में आप हिंदी का परचम फहराते रहे और साहित्य की विधाओं का मूल्यांकन करते रहे। समकालीन समाज पर लिखी गई रचनाओं का मूल्यांकन करते रहे। आप चलते फिरते विश्वविद्यालय कहलाए, ये तमगा यूं ही नहीं मिल गया। और शायद
20वीं 21वीं सदी में अभी दूसरा कोई ऐसा साहित्यकार नहीं है जिसको यह तमगा मिल सके। जंगम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर आपको कहा गया, ये कहने के पीछे नागार्जुन जैसा कवि एक कार्यक्रम में बनारस में जो आयोजित किया जाता है, आपको एक तमगा नागार्जुन देते हैं। तो वाचिक परंपरा के ये शख्स साहित्य को आम जन तक पहुंचाते हैं। एक हिंदी का आदमी जब कहा जाता है तो इसका मतलब ही निकलता है कि वो किसी स्कूल में पढ़ा रहा होगा, किसी कॉलेज में या विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा होगा, और जितने छात्र आ रहे हैं उन छात्रों में से भी अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया और हिंदी के नाम पर वेतन उठा लिया। ये शख्स न केवल विश्वविद्यालय में पढ़ाते रहे बल्कि बाहर बहुत बड़े पाठक वर्ग तक पहुंच कायम करते हैं और साहित्य को उन तक पहुंचाते हैं। मैं आपकी तुलना मार्क्स से कर सकता हूं कि मार्क्स बनाम नामवर सिंह जो हिंदी के आदमी होकर रहते हैं, उनकी तुलना मार्क्स से कैसे हो सकती है? केवल इसलिए कि मार्क्सवादी विचारों को अपना करके आप आलोचना जगत में मूल्य मानक स्थापित करते हैं, बल्कि मार्क्स और साहित्य का संबंध को लेकर के आप बिहार में व्याख्यानमाला के तहत एक व्याख्यान देते हैं। उसी में दर्ज है कि मार्क्स बर्लिन विश्वविद्यालय से जब पीएचडी कर रहे थे, कोई सन 1841 की बात है, कि जब वो पीएचडी की थीसिस लिख चुके और उनकी पीएचडी की थीसिस का शीर्षक था एपिकुरस और देमोक्रिटुस के प्रकृति दर्शन का अंतर पर आप जब पीएचडी लिखते हैं तो उसकी भूमिका में आपने साहित्य जगत के बहुत बड़ी ट्रेजेडी, ग्रीक ट्रेजेडी पुरुष प्रोमेथियस बाउंड को लेकर के लिखा है कि जब प्रोमेथियस बाउंड को दंडित किया गया, क्यों कर दंडित किया गया, तो पता चल रहा कि प्रोमेथियस देवताओं में से ही एक था और देवता के साथ रहते हुए प्रोमेथियस को लगा कि जो आग देवताओं के पास है ये जनसामान्य तक पहुंच जाए तो बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है। वो आग चुरा करके जनसामान्य तक पहुंचते हैं। इसी बात को लेकर के उन्हें दंडित किया जाता है और एक चट्टान से बांध दिया जाता है। चट्टान से बंधा हुआ प्रोमेथियस, जिसको चील कौवे नोच नोच करके खा रहे होते हैं, उस वक्त हेरमेर उनके पास पहुंचता है और समझाता है कि अगर आप देवताओं से माफी मांग लें कि ये जो भूल हुई, गलती हुई, तो आपको इस दंड से मुक्त किया जा सकता है। इस पर प्रोमेथियस जो कहते हैं वो लाजवाब है। आप देखिए क्या कहा था, मैं अपनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के बदले तुम्हारी सेवक वाली स्थिति कभी स्वीकार नहीं करूंगा, बल्कि मैं इस चट्टान से बंधा हुआ अपने प्राण त्यागना ज्यादा बेहतर समझूंगा। आप देखिए जिस तरह से नामवर सिंह आलोचना पत्रिका का संपादन करते हैं, ठीक इसी तरह से कार्ल मार्क्स एक पत्र का संपादन करते हैं। उस पत्र का नाम है राइनिस तसाइटंग, और इसमें जब वो लेख और संपादकीय लिखते हैं तो उनके संपादकीय पर प्रशियन सरकार सेंसर लगा देती है। सेंसर के बावजूद जब वो लिखते रहे तो अपने इस पत्र के मुखपृष्ठ पर
प्रोमेथियस बाउंड का कार्टून छापते हैं, जो वो अपनी पीएचडी की थीसिस की भूमिका में लिख रहे होते हैं, जिससे पाठकों को पता था कि प्रोमेथियस ग्रीक ट्रेजेडी का वो नायक है जिसको दंडित किया जाता है नेक कार्य करने के बावजूद। तो जो कार्टून प्रोमेथियस का था, लेकिन उसी तरह का वो कार्टून नाम रखा प्रोमेथियस, लेकिन कार्टून में प्रोमेथियस की जगह पर कार्ल मार्क्स बंधे हुए होते हैं उस चट्टान से, और जिससे बंधा हुआ वो रस्सी सरकार की तरफ जा रही होती है, उस रस्सी की डोर उनके हाथ में है। इस तरह से कहा जाता है कि कार्ल मार्क्स प्रशियन सरकार के काले कानूनों का विरोध करता है और उसको याद करते हुए ग्रीक ट्रेजेडी को याद करता है, उस नायक को याद करता है, उस नायक को जगह समकालीन घटनाक्रम से जोड़ते हुए खुद उस कार्टून की जगह अपने आप को लगाते हैं। यानी वो ऐसे शख्स के लिए लेनिन ने कहा था, क्या कहा था, मार्क्स को दूसरा प्रोमेथियस कहा जाता है। मुझे लगता है कि नामवर सिंह कुछ इसी अंदाज में आपके सामने आगे व्याख्यान में नजर आने वाले हैं, क्योंकि प्रोमेथियस आग चुराने के कारण दंडित किया जाता है और मार्क्स सर्वहारा के लिए काम करते हैं, इसलिए जीवन भर वो सर्वहारा के साथ खड़े रहे, बेरोजगारी से वो भी गुजरे। तो बेरोजगारी से गुजरते हुए उन्होंने एक पत्र का संपादन किया। नामवर सिंह काशी विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य होकर के, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, तो एमए करने के बाद उनको 1 साल तक वहीं पढ़ाने का अवसर दिया जाता है। लेकिन जब पार्टी उनसे यह कहती है कि आपको चंदोसी से चुनाव लड़ना होगा, तो आप चुनाव लड़ते हैं। पार्टी के कहने पर, पार्टी मार्क्सवादी पार्टी होती है और मार्क्सवादी जो सर्वहारा के लिए लड़ती है, आप शिक्षक पढ़ाते हुए आप पार्टी का काम करते हैं जनहित के लिए, और इस बिना पर काशी विश्वविद्यालय से आपको निकाल दिया जाता है। आप गरीबी में जीते हैं, 7 साल बेरोजगार रहते हैं, लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करते। उसी दौरान आपको अवसर दिया जाता है, तब आप जनयुग का संपादन करते हैं और बाद में फिर आप आलोचना का संपादन करते हुए एक मुकाम हासिल करते हैं। इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि ठीक प्रोमेथियस से लेकर के मार्क्स तक, मार्क्स से लेकर के नामवर सिंह तक, आप अपने विचारों से जीना चाहते हैं, तब आपको संस्थाएं दर बदर करती है, बाहर का रास्ता दिखा देती है। काशी विश्वविद्यालय से निकाले जाने के बाद सागर विश्वविद्यालय पहुंचते हैं, वहां भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते और जोधपुर विश्वविद्यालय पहुंचते हैं। इस तरह से आप अंतिम विश्वविद्यालय जहां पहुंचते हैं, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आप चूंकि जब बेरोजगार थे, तो 1964 में दिल्ली पहुंचते हैं, और दिल्ली जब पहुंचते हैं तो पता चलता है कि दिल्ली के साहित्यकार, दिल्ली के रचनाकार और दिल्ली के साहित्य के शिक्षक नामवर सिंह की प्रतिभा को, साहित्य की रुचि को, साहित्य में आप मार्क्सवादी विचारधारा को जिस तरह से इंगित करते हैं, व्याख्यायित करते हैं, उससे प्रभावित होते हैं और दिल्ली की फिजाएं बदलने लगती है। हम ये कह सकते हैं कि नामवर सिंह संघर्ष का दूसरा नाम रहा है। इस तरह से हम हिंदी के आदमी को समझ सकते हैं कि आप अपने मूल्य, मान्यताएं और मानक स्थापित करते हैं। हिंदी का आदमी बनने में वाचिक परंपरा जैसी परंपरा को अपनाते हैं। ऐसा केवल
संयोग मात्र से नहीं हुआ। जब आपको वाचिक परंपरा के आचार्य कहा जाता है तो कई लोग व्यंग में कहते हैं कि ये सिर्फ बोलते हैं, लिखते नहीं है। जिस समय रामविलास शर्मा हर वर्ष एक नई कृति सामने ला रहे थे और वो दुनिया के सामने कम आते थे, लोगों के समाज के सामने कम आते थे, और आप जनता के बीच में अपनी बात कह रहे थे, इसलिए आपको वाचिक परंपरा का आचार्य कहा जाता है। और आचार्य कहते हुए नागार्जुन ने आपको ये तमगा दिया। उस समय कहा गया कि अपने देश में आम जनता तक बातों को ले जाने की दृष्टि से पुस्तकों से दूर कर दिए गए लोगों तक विचारों को पहुंचाने के लिए लिखना जितना जरूरी है, उससे अधिक बोलना आवश्यक है। ये तब कहा जा रहा है जब देश की शिक्षा का दर औसत 50% से भी कम था। तो आप अपनी बात को न केवल परिसर में जो पढ़ रहे हैं, पंजीयन जिनका हुआ है, वहां तक महदूद नहीं रहना चाहते थे। आप अपनी बात को एक बड़े पाठक वर्ग तक ले जाने के लिए ये वाचिक परंपरा को अपनाते हैं। इस तरह से विश्वविद्यालय की तुलना में जंगम विद्यापीठ को अधिक जरूरी समझते हैं। ये तब संभव होता है जब आप हिंदी के आदमी होने की कुव्वत रखते हैं। काशी विश्वविद्यालय में जब हजारी प्रसाद द्विवेदी और उनके दौरान बहुत सारे शिक्षक थे, उनके बीच में आप एमए करते ही पढ़ाने लगते हैं और आपकी प्रतिभा, आपका वक्तृत्व से विद्यार्थी इतने प्रभावित होते हैं। काशीनाथ सिंह ने लिखा है कि जब वे बीए के विद्यार्थी थे तब आपकी कक्षाओं में जाकर के बैठ करके उन्होंने, जबकि वो दूसरे सेक्शन के हुआ करते थे, उन्होंने सुना जब कॉमर्स और विज्ञान के विद्यार्थियों से कि हम नामवर सिंह को सुनने जा रहे हैं फला कक्षा में, और कक्षा काल ये होता था कि कक्षा पूरी भर जाती, इसके बाद खिड़कियों में बैठ करके, दरवाजों के बाहर खड़े होकर के विद्यार्थी सुना करते थे। ये बड़ा मुश्किल है कि जब साहित्य के विद्यार्थी ही कक्षा में नहीं आ पा रहे, उस समय कॉमर्स और विज्ञान के विद्यार्थी आपकी कक्षाओं में आ रहे थे। ये वक्ता का कमाल था कि आप किस तरह से अपने व्याख्यान का आरंभ करते हैं। इस तरह से आप एक हिंदी का आदमी बनने के क्रम में एक योग्यता, एक जादूगरी हासिल करते हैं। काशी विश्वविद्यालय के बाद सागर विश्वविद्यालय पहुंचे, वहां से भी निकाले जाते हैं और आपको जोधपुर में सीधे प्रोफेसर के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन आप अपने आइडियाज, विचारों को, और हिंदी उर्दू दोनों में संबंध स्थापित हो, भारत का बहुत बड़ा तबका हिंदी जानता है तो उससे छोटा तबका उर्दू जानता है। इसलिए आपने पाठ्यक्रम में राही मासूम रजा का उपन्यास आधा गांव लगाया, तो इसके विरोध में जोधपुर विश्वविद्यालय के शिक्षक, विद्यार्थी और वहां के राजनीतिक नेता आंदोलनरत हो जाते हैं। यूं कहें कि हिंदी समाज का विभाजन हो जाता है। जेएनयू के पाठ्यक्रम में भी आप ये प्रयोग करते हैं। सीधे जोधपुर के बाद आप जेएनयू पहुंचे, जेएनयू की स्थापना होती है। भारतीय भाषा केंद्र में आप अध्यक्ष बनते हैं। वहां ये एक नियम बनाया गया कि जो एमए हिंदी से करेगा वो उर्दू पढ़ेगा, और उर्दू से एमए करेगा वो 2 सेमेस्टर तक हिंदी पढ़ेगा। इसलिए रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता की पंक्ति इस व्यक्तित्व पर कितनी खरी उतरती है, सुनिए। मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूं मैं, उर्वशी
अपने समय का सूर्य हूं मैं। ये पंक्तियां आप चूंकि सच्चे अध्यापन की आकाश धर्मिता रखने वाले व्यक्तित्व होते हैं। आलोचना, जब आप मार्क्सवादी दृष्टि से आलोचना करते हैं तो आलोचना का मतलब यह नहीं था कि मार्क्सवादी विचारों से ओत प्रोत रचनाकार उस विचारधारा पर चलने वाले रचनाकारों को ही तवज्जो देंगे, उन्हीं पर लेखनी चलाएंगे। मुक्ति बोध पर आपने बहुत कुछ लिखा, अंधेरे में कविता का आपने पुनर्मूल्यांकन किया। जिस तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर को स्थापित करते हैं, ठीक इसी तरह से समकालीन कवियों में मुक्ति बोध पर कलम चला करके आप मुक्ति बोध को सबके सामने ले आते हैं। तभी आप निर्मल वर्मा, जो परिमल ग्रुप से हुआ करते थे, उनकी कहानी परिंदे को पहली नई कहानी कहते हैं। ये तब की बात है जबकि निर्मल वर्मा की विचारधारा दूसरी हुआ करती थी। कहानी नई कहानी में आप कई रचनाकारों का मूल्यांकन करते हैं और खुद को भी बदलते हैं कि उनकी विचारधारा में अगर नहीं भी आ रहा है। बेशक उन्होंने स्वीकार किया कि विष्णु प्रभाकर का मूल्यांकन करने में उनसे कहीं भूल हुई है। अज्ञेय के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाते हैं, क्योंकि अज्ञेय को वो बाद में चल करके स्वीकार करते हैं कि अज्ञेय बड़े कवि है। और यहां तक कि अपने अंडर में शोध कराने की जब बात हुई तब पता चला कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक शोध आपने अज्ञेय पर करवाए हैं। जिस तरह से हाल ही में आपने वेबिनार सुना होगा जिसमें प्रणय कृष्ण श्रीवास्तव बोल रहे थे, भाई प्रणय कृष्ण भी वहां रह करके नामवर सिंह के अंडर में अगर शोध करते हैं तो अज्ञेय को लेकर के ही करते हैं। घर का जोगी जोगणा काशीनाथ सिंह की एक ऐसे संस्मरण लिखा गया है जिसमें नामवर सिंह के बारे में वो बहुत कुछ अंदरूनी बात करते हैं, जिसमें मुझे दो बात याद आती है कि काशीनाथ सिंह उनसे छोटे थे, उनसे बड़े एक और थे। जब वो गांव में थे तब उनको पता नहीं था कि नामवर सिंह जो उनके बड़े भाई है, जब वो होश संभालने लगे तो काशी में पढ़ने आ जाते हैं। और वो बाद के दौर में जब वो एक ही कमरे में रह कर के पढ़ाई करते हैं तब वो वर्णन करते हैं कि नामवर सिंह किस तरह से साधना कर रहे होते हैं चटाई बिछा करके। ऊपर की मंजिल में जहां वो रह करके स्टडी करते थे, जिसमें किताबें अटी पड़ी थी, पत्र पत्रिकाएं, या तो किताबों में या पुस्तकालय में या पुस्तक की दुकान पर हुआ करते थे, या फिर मिलने वाले आ रहे हैं। जब मिलने वाले आते थे तो काशीनाथ सिंह कहते हैं कि मैं उस जगह को छोड़ के ऊपर की तरफ चला जाता था। काशीनाथ सिंह ने एक याद करके बताया कि काशीनाथ सिंह स्वयं कहानीकार रहे और उनकी कहानी पर उन्होंने जब भी वो संस्मरण जैसी बात लिखते थे तो उस बात को इंगित करते हुए कहते हैं कि इस जगह पर आपने बहुत अच्छा लिखा। और इस चीज को आगे बढ़ाते हुए काशीनाथ सिंह संस्मरण के बेजोड़ संस्मरणकार हो जाते हैं। आपने अपने छोटे भाई होने के नाते वो कहते हैं कि मुझे इसका भी दंड भोगना पड़ा कि मैं एक आलोचक का भाई था। बल्कि पढ़ाने वाले यहां तक कहते थे कि काशीनाथ सिंह शर्म करो, तुम नामवर सिंह के भाई हो। इस अंदाज में व्यंग उनको सुनने को मिलता था। घर का जोगी जोगड़ा, उन्होंने वो बातें बताई है कि किस तरह से घर वाले उन्हें समझ नहीं सके, घर से बाहर निकाल दिया गया। का मतलब है कि काशी विश्वविद्यालय से उनको बाहर
का रास्ता दिखा दिया जाता है, जबकि वो उसके अनुकूल थे, योग्य थे। वाद विवाद संवाद नामवर सिंह की आलोचनात्मक कृति है। वाद विवाद संवाद होना चाहिए। वाद विवाद, विवाद नहीं, संवाद होना चाहिए, संवाद जारी रहना चाहिए। हिंदी के आदमी होने के लिए आपने स्वाभिमान को जिलाए रखा, अध्ययनशील रहे। आपने वाद विवाद संवाद में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि हिंदी पढ़ने पढ़ाने वाले हिंदी पढ़ने वालों को किस तरह से दूर कर देते हैं कि उनका मोह भंग हो जाता है। हिंदी, शायद विद्यार्थी हिंदी पढ़ें, लेकिन हिंदी को जिस तरह से पढ़ाया जाता है, हिंदी का बंटाढार करने में कॉलेज विश्वविद्यालयों का हाथ रहा है। ये आप कहते हैं इसलिए कि आप चूंकि विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं रहते, बल्कि आप दूर दूर तक हिंदी का परचम फहराने का काम करते हैं। इसलिए हिंदी पढ़ने पढ़ाने वालों की जो कमियां हैं, आप वाद विवाद संवाद के द्वारा पढ़ करके पहचान सकते हैं। कांति कुमार जैन ने आपका नाम जो रखा, सही नाम नागवार होना चाहिए, क्योंकि कईयों को आप नागवार गुजरते हैं, क्योंकि आपके कुछ पक्षधर थे तो कुछ आपके विरोधी हो जाते हैं। जब आप उन पर नहीं चलाते कलम तो वो नाराज हो जाते हैं, और सही टिप्पणी नहीं की गई, विरोध में की गई, तो उनको नागवार गुजरती है। एक प्रकरण हरिशंकर परसाई को लेकर के आपने लिखा। हरिशंकर परसाई पर आपने लिखा कि कांति कुमार जैन कहते हैं कि हरिशंकर परसाई मार्क्सवादी विचारधारा से उत्प्रोत अंध आस्थाओं पर, सरकारी व्यवस्था पर व्यंग करते हैं, और हरिशंकर परसाई को लेकर के नामवर जी ने कभी ठीक से टिप्पणी नहीं की, कोई लेख नहीं लिखा, यानी आपका मूल्यांकन नहीं किया गया। हरिशंकर परसाई जब दिल्ली जाते हैं, उनसे मिलकर के आते हैं और कांति कुमार से कहते हैं कि मैं मिल लिया हूं। शायद इस तरह का प्रकरण कांति कुमार जैन सही नाम नागवार संस्मरण में लिखते हैं, इस उदाहरण को पेश करते हैं। नामवर जी जब नामवर होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़े से नागवार भी होते हैं। यही नागवरता उनको नामवर बनाती है। वो इस बात से झिझकते नहीं कि कौन अपना है और कौन पराया, ये भेद वो नहीं करते। अगर किसी को नागवार गुजरता है तो गुजरता रहे। यही बातें नामवर सिंह को हिंदी का आदमी बनाती है। हम नामवर सिंह को याद कर सकते हैं। आज वो नहीं है हमारे बीच, 2 वर्ष हो चुके। कवि केदारनाथ सिंह की कविता आप पर बड़ी मौजू है, खरी उतरती है। वो लिखते हैं, जाऊंगा कहां देखना रहेगा सब जस का तस, सिर्फ मेरी दिनचर्या बदल जाएंगी। सांझ को जब लौटेंगे पंक्षी, लौट आऊंगा मैं भी। सुबह जब उड़ेंगे, उड़ जाऊंगा उनके संग। इस तरह से नामवर सिंह आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी कृतियां, उनके विचार हमारे साथ है। धन्यवाद।